नमस्कार, मैं विकास टेकरे स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में देखिए एमए हिस्ट्री 4th सेमेस्टर के वे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन दूसरी बार इस वीडियो में मैं आपको कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो इस प्लेलिस्ट में पहले से ही अपलोड है एमए 4th सेमेस्टर में, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको मराठा साम्राज्य से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझने में और मराठा साम्राज्य से जुड़े फैक्ट्स को समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1720 से 1818 के दौरान मराठा साम्राज्य में घटित घटनाओं से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। यहाँ पर मराठा साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है 1627 से लेकर 1720 तक का समय। वो समय जो आता है वो आपके थर्ड सेमेस्टर में आता है, और जो अगला समय आता है वो 1720 से 1818 तक का है, और ये 4th सेमेस्टर में आता है। तो हम 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ मैं सिर्फ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि जो आ सकते हैं उन्हीं के बारे में बताऊँगा। अब ना आप सभी को देखना चाहते हैं तो आप 4th सेमेस्टर का पहला ही वीडियो है ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वीडियो बड़ा नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें समय बचाना है। तो यहाँ पर बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो बालाजी बाजीराव था। तो बाजीराव वन का समय काल था 1720 से 1740 तक। उनके बाद में 1740 से 1761 के लिए आते हैं कौन? तो वो आते हैं बालाजी बाजीराव। फिर इसके बाद में देखिए अगला आता है कि पानीपत के कितने युद्ध हुए? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए। इन्हें आप देख लीजिए, यहाँ पर किसी भी एक युद्ध पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पानीपत का पहले युद्ध कब हुआ, सेकंड युद्ध कब हुआ और थर्ड युद्ध कब हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में इनके सेनापति कौन थे, या फिर किसके नेतृत्व में मराठे लड़े? तो वे थे सदाशिवराव, या फिर जिन्हें हम भाऊ कहते हैं। और तृतीय पानीपत के समय में बालाजी बाजीराव पेशवा था। इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि एक वीडियो आपको 4th सेमेस्टर में मिल जाएगा, जहां पर आपको मराठों के विभिन्न पेशवा और छत्रपति इनके समय काल के बारे में जानकारी दी गई है। उससे आपके लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कब कौन था। माधवराव प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? तो था बालाजी बाजीराव का था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक नाना साहेब आपको 1857 में देखने को मिलते हैं, जो बाजीराव तृतीय के दत्तक पुत्र होते हैं। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद में देखिए माधवराव का विरोधी उसका चाचा कौन था? रघुनाथ राव। यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि अंग्रेजों से सूरत की संधि किसने की थी? तो वो की थी रघुनाथ राव या फिर राघोबा ने। ये दोनों ही इनके नाम हैं। फिर यहाँ अगला प्रश्न बन सकता है कि 12 भाई काउंसिल जो होती है उसका प्रमुख कौन था? तो नाना फडणवीस था, और इसने शासन को सही चलाने के लिए 12 भाई काउंसिल की स्थापना की थी। इसके बाद में सूरत की संधि कब हुई थी? यह प्रश्न भी आ सकता है। 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि होती है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप ये होती है। बसीन की संधि कब होती है? तो बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को होती है। पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, जब जो होलकर वंश का जो राजा रहता है जसवंत राव होलकर या फिर यशवंत राव होलकर, वो यहाँ पर इन्हें हटाकर अमृत राव के बेटे को पेशवा बना देता है। तो यहाँ पर बाजीराव सेकंड अंग्रेजों से बशीन की संधि कर लेते हैं, जिससे उन्हें उनका वापस पेशवा राज्य प्राप्त होता है। लेकिन इसका परिणाम ये निकलता है कि इस अपमानजनक संधि के चलते द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की आधारशिला रखी जाती है। बड़गांव की संधि 1878 में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में हुई थी। यहाँ पर किसी भी तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में से किसी एक की टाइम ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं। तो पहला मराठा युद्ध होता है, मराठा आंग्ल युद्ध होता है 1774 से 1882, और द्वितीय जो होता है वो 1803 से 1805, और तृतीय जो होता है 1816 से 1818, और कहीं कहीं ये 1817 से 1819 भी इसका समय काल दिखाता है। अंतिम पेशवा कौन थे? ये प्रश्न आ सकता है। तो बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा होते हैं, और लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पर पेशवा पद को खत्म कर देता है। इसके बाद में देखिए जो मराठा साम्राज्य था उसे कहा
क्या कहा जाता था, तो उसे स्वराज कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का प्रधान छत्रपति होता था। हालांकि 1749 में राजाराम द्वितीय प्रधान होने का जो सम्मान होता है वो भी छत्रपति से लेकर जो छत्रपति राजाराम सेकंड होते हैं वो प्रशासक और शासक दोनों अधिकार सगोली की संधि से बालाजी बाजीराव को सौंप देते हैं। इसके बाद में देखिएगा कि ये गांव के पटेल पाटिल कोतवाली तो इजी है, आप समझ सकते हैं। शिवाजी के बाद में मराठा नौसेना का द्वितीय संस्थापक माना जाता है कान्होजी आंग्रे। फिर इसके बाद में देखिए महाराष्ट्र धर्म का सर्वप्रथम किस लोकप्रिय मराठी ग्रंथ में इस शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, तो गुरुचरित्र में देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय शुरू करने का श्रेय किसे है, तो गुरु रामदास को है। संत रामदास वाले जो शिवाजी थे उनके गुरु भी थे, आध्यात्मिक गुरु भी थे और वे अक्सर इनके पास आया करते थे। इसके बाद में देखिए चौथ और सरदेश मुखी, इनसे जुड़ा ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि मराठा प्रशासन समझाइए तो वहाँ पर आप कर व्यवस्था में चौथ और सरदेश मुखी को भी लिख सकते हैं। देखिए चौथ क्या होता था, चौथ ये उन क्षेत्रों से वसूलते थे जहाँ पर इनका सीधा नियंत्रण नहीं था, यानी कि जो स्वराज का हिस्सा इनके राज्य का हिस्सा नहीं होता था, जहाँ पर ये एक बार आक्रमण करते थे और कहते थे जी अब आपको हमें कर देते रहना होगा वरना हम फिर से आप पर आक्रमण कर देंगे। तो इस तरह से चौथ वसूला जाता था और चौथ से ही आप समझ सकते हैं कि 1/4 हिस्सा राजस्व का चौथा हिस्सा चौथ कहलाता था। ठीक है। सरदेशमुखी, सर देश मुखी, सर हमारा देश ये है और इससे आपको टैक्स लेना है, और जो इनका स्वराज होता था, जो इनका देश होता था, वहाँ पर ये राजस्व का 10वां हिस्सा वसूलते थे, जिससे सरदेशमुखी कहते हैं। पुरंदर की संधि 1665 में होती है और पुरंदर की एक और बार संधि होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, वो होती है नाना साहेब और जो अंग्रेज होते हैं उनके बीच में होती है। दुर्ग के प्रधान द्वार पर किस मूर्ति का निर्माण किया जाता था, तो हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण किया जाता था। और न केवल ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बल्कि बड़े प्रश्नों के लिहाज से भी अगर इनके समय का भक्ति या आध्यात्मिक आंदोलन पूछ लिया जाए या फिर सामाजिक उत्थान या फिर सामाजिक प्रश्न मराठा साम्राज्य से जुड़े पूछ लिए जाते हैं तो आप इन संतों के जरिए अपने उत्तर को और बेहतर कर सकते हैं। इस समय पर एकनाथ, ज्ञानेश्वर, रामदेव, नामदेव, तुकाराम, नरहरि और चौखा मेला सावत माली जो कि अछूत संत कवि थे, जनार्दन स्वामी जैसे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत देखने को मिलते हैं, जो शिवाजी के समय जो मराठा साम्राज्य का उत्थान होता है, मराठा क्रांति होती है, उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर है तो 44 के आसपास ऑब्जेक्टिव और इनके बाहर भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कम से कम आप इतने ऑब्जेक्टिव तो सही कर पाएंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। इसीलिए इस वीडियो को देखिए, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ही है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कन्फ्यूशियस कहते हैं वास्तव में हमारा जीवन बहुत ही सरल है, लेकिन हम ही उसे जटिल बनाने पर तुले रहते हैं। ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ईजी लीजिए चीज़ों को और अपनी ज़िंदगी को सरलता के साथ, सादगी के साथ जीना शुरू कीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।